दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ब्लॉगिंग चैनल पर। आज हम आपको नेपाल की यात्रा कराते हैं। आप तो देख ही रहे हैं कि हिंदुस्तान और नेपाल का अभी थोड़ा सा स्थिति डामाडोल चल रहा है, लेकिन बहुत सारे रास्ते हैं। मेन गेट बंद है तो क्या हुआ। अररिया 0 माइल से सिकटी के रास्ते, रंगेली होते हुए भी नेपाल जाने के रास्ते हैं। आप अगर नेपाल जाएंगे इस रूट से तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इंडिया में खड़े हैं या नेपाल में खड़े हैं, क्योंकि रास्ते ऐसे हैं, इस तरीके से मार्केट लगे हुए हैं, बाज़ार लगे हुए हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए बने रहिए, हम आपको आज नेपाल की शेयर करा रहे हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। अब हम इंडिया से सीधे नेपाल की ओर इन कर रहे हैं। Concurrently we are traveling near रंगेली। हाय फ्रेंड, हमारे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको नेपाल की शेयर करा रहे हैं। नेपाल की अभी हालत क्या है, संबंध और बिगड़ गए तो टूटेगी नेपाली अर्थव्यवस्था की कमर। भारत नेपाल सीमा से हम आपको बता रहे हैं वस्तुस्थिति स्थिति, अंदर की हाल क्या है। भारत और नेपाल के बीच संबंध और बिगड़े तो नेपाली अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच व्यापार में 40% तक गिरावट आई है। इसी कारण हमेशा भीड़ से गुलजार रहने वाले बहराइच का रुपैडीहा कस्टम कार्यालय पर सन्नाटा पसरा है। दरअसल नेपाल में आय का मुख्य स्रोत पर्यटन है। भारत हमेशा से नेपाल को नमक, अनाज, सब्जी, दवा और पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति करता रहा है। अब वह कपड़े के लिए भी भारत पर निर्भर है। स्थानीय टैक्स न होने के कारण भारत से ही गया सामान नेपाल में हिंदुस्तान से सस्ता है, इसलिए बड़ी संख्या में भारतीय यहाँ खरीदारी करने जाते हैं। शराब और कसिनो के चाहने वालों के अलावा प्रतिवर्ष कैलाश मानसरोवर और पशुपतिनाथ मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन की लालसा पाले लाखों भारतीय नेपाल की यात्रा करते हैं। श्रावस्ती से नेपाल को होती है अरबों रुपए की आय। नेपाल के प्युथान जिले में भगवान शिव का प्रभुनाथ और मस्तांग में मुक्तिनाथ वैष्णव मंदिर है। यहाँ श्रावस्ती से ही प्रतिवर्ष 80 से 90 हजार लोग जाते हैं। इससे नेपाल को अरबों रुपए की आय होती है। यदि देवी पाटन मंडल का हिस्सा मिला लिया जाए तो लगभग 3.5 लाख श्रद्धालु प्रभुनाथ, पोखरा व मुक्तिनाथ धाम की यात्रा करते हैं। लखनऊ, कानपुर समेत अन्य जिलों से हर रविवार हजारों पर्यटक नेपालगंज, बरनी, पाल्पा व भैरवा जाते हैं। ये औसतन 20 से 25 हजार रुपये खाना व रहने के नाम पर खर्च करते हैं। इसके अतिरिक्त खरीदारी और नेपाल सरकार द्वारा भंसार व पर्यटन टैक्स के नाम पर ली जाने वाली रकम अलग है। मानसरोवर जाने का रास्ता भी नेपाल से ही है। श्रद्धालु उत्तर पश्चिम में कर्णाली प्रांत स्थित हुमला जिले से यात्रा प्रारंभ करते हैं। पूरी यात्रा में 2-3 हफ्ते लगते थे। इससे नेपाल के होटल और रिसोर्ट मालिकों को खूब आय होती थी। भारतीयों से गुलजार रहते हैं नेपाल के कसिनो। भारत से बिगड़े संबंध और कोरोना महामारी को देखते हुए गोंडा, बहराइच व बलरामपुर सहित अन्य क्षेत्रों के पर्यटकों का भी आवागमन बंद है। वहाँ के कसिनो में यूपी के लखनऊ, बाराबंकी व कानपुर के अलावा बिहार और नई दिल्ली तक के पर्यटक जाते थे। इससे नेपालगंज के होटलों, पर्यटन उद्योग, कैसीनो और ट्रैवल एजेंसियों को खूब मुनाफा होता था। नेपालगंज के फोर्टी होटल के कसिनो मझोंग के संचालक नरेश भट्टराई व स्नेहा होटल के कसिनो रोलेट के संचालक लक्ष्मण भट्ट और सुलोचना का कहना है कि उनके यहाँ कसिनो में रोज 30 से 40 करोड़ का कारोबार होता था। इसी तरह होटल वाटिका, कृष्ण कॉटेज, होटल ट्रेवल विलेज, कल्पतरू, सिद्धा सिटी इंटरनेशनल व अशोका होटल में भी रोज अरबों का कारोबार होता था। उनका कहना है कि नेपाल लगभग सभी कैसीनो और रेस्टोरेंट भारतीय पर्यटकों से गुलजार थे। चलिए हम अभी आपको
और भी थोड़ा नेपाल की शेयर कराते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर। यहाँ बाढ़ से भी हालत ख़राब रहता है, चूँकि नदियाँ इस सोर्स से ही बिहार की ओर पानी घुसती है, तो बाढ़ भी यहाँ गरीबी को बहुत पैदा करती है। चलिए दोस्तों, अभी आपको हम नेपाल की कुछ और जगहों को घुमाते हैं। फिलहाल भारत नेपाल संबंध में क्या है, बोली से गोली तक जाने इसके पीछे क्या है, चालबाज चीन की साजिश। आपको आगे बता दें, विवादित नक्शे के साथ नेपाल में शुरू हुआ भारत विरोध का नया सिलसिला अब और गहरा होने लगा है। भारत नेपाल सीमा से अक्सर नेपाल और शासन के प्रताड़ना और उकसावे के नए नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। नेपाल के निराधार, अनैतिक और अनुचित दावे से शुरू हुई उन्माद और उकसावे की ओली कोशिश गोली से होते हुए सरहदी गांवों के बंदिश और अतिक्रमण तक पहुंच गई है। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के गांवों में नेपाल द्वारा की जाने वाली अमानवीय व्यवहार की घटना निरंतर बढ़ती जा रही है। आज़ाद भारत के इतिहास में यह पहली बार है जब बेटी रोटी के संबंध के बीच नेपाल की ओर से कंटीले तार लगाने की कवायद तेज हो गई है। कहा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच का ऐतिहासिक संबंध आज नाजुक और खट्टे दौर से गुजर रही है। भारत विरोधी स्वर अत्यंत प्रबल हो रहे हैं। भारत के प्रति आक्रामक हो रहे नेपाल की प्राकृतिक और प्रवृत्ति की समग्रता से समझने की जरूरत है। पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारत द्वारा एक नए संपर्क मार्ग का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड में बना यह लिंक रोड चीन अधिकृत तिब्बत तथा नेपाल के धारचूला जिले से सटा हुआ है। इस सड़क निर्माण के बाद से ही नेपाल में फिर एक बार भारत विरोधी स्वर अत्यंत प्रबल है। यह स्थिति तब है जब नेपाल के सभी निवासियों का संबंध किसी न किसी रूप से भारत से जुड़ता है। यहाँ इनकी रिश्तेदारी है, रोजगार है और धर्म के साथ ही सहयोग में खड़ा सदैव एक भारतीय हाथ है। वैसे नेपाल की कुल आबादी 2019 के जनगणना के अनुसार 2.86 करोड़ है, यानी 3 करोड़ के आसपास। पर अवसरों की कमी के कारण लगभग हर चौथा नेपाली नागरिक देश के बाहर है। भारत में 50 लाख नेपाली नागरिक हैं। दुनिया भर में रह रहे करीब 75 लाख नेपालियों में से अकेले भारत में 50 लाख नेपाली नागरिक नौकरी और कारोबार के जरिए अपनी आजीविका चलाते हैं। इसका एक आश्चर्यजनक पहलू यह भी है कि कोरोना महामारी के पूर्व तक भारत में कामगार के तौर पर रहने वाले नेपाली नागरिकों की सूची नेपाल सरकार के पास नहीं थी। इस देश की आय का दूसरा बड़ा स्रोत नेपाल भ्रमण पर आए तीर्थयात्री व पर्यटक हैं। यहाँ घरेलू पर्यटक से भी अधिक अगर कोई पर्यटक आता है तो वह भारतीय है। फिर भी हम यहाँ घृणा के पात्र हैं, जबकि कंबोडिया एवं थाईलैंड के राज परिवार को अपने भारतीय संबंध और हिंदू पहचान के अतीत पर गर्व है। चलिए हम आपको और आगे बताते हैं। साइबर अटैक को अंजाम दिया गया है। यहाँ तक कि बौद्ध पहचान व खुली सीमाओं वाले भूटान और म्यांमार को भारत से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नेपाल को होने लगी है। दरअसल नेपाल की आबो हवा में ही पाकिस्तान से मोहब्बत और चीन को लेकर दीवानगी दशकों से है। वह भी तब जब चीन द्वारा बीते दिनों माउंट एवरेस्ट पर अधिकार जताया गया है। यदि कुछ सप्ताह पीछे जाएं तो चीनी नागरिकों द्वारा नेपाल का सत्ता प्रतिष्ठान सिंह दरबार के सामने नेपाली पुलिस बल के साथ हाथापाई की गई थी, जिसमें एक डीएसपी स्तरीय अधिकारी भी चोटिल हुआ था। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो यहाँ चीनी समुदाय के लोगों द्वारा एक बड़े साइबर अटैक को अंजाम दिया गया, जिसमें नेपाल के वित्त मंत्री को काफी नुकसान पहुंचा था। चलिए कुछ नए नज़ारे को देखिए, समस्या के कारणों का समग्र आकलन। ऐसे में हमें उन नेपाल विशेषज्ञ भारतीय मनुष्यों से यह भी सवाल भी पूछना चाहिए जो अब तक केवल सुगोली की संधि और 1950 की द्विपक्षीय संधि को पढ़कर बैठे हैं और मान लिया कि कोई समस्या नहीं है।
अगर कभी कहीं कुछ होता है तो वे बड़ी आसानी से कह देते हैं कि इसमें चीन का हाथ है या फिर ISIS की साजिश है। यही हाल कमोबेश धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे अन्य बड़े संगठनों का भी है। दरअसल हिंदू विचार परिवार के ये संगठन भी केवल धार्मिक पहचान की वजह से समग्र नेपाल को अपना मानते हैं, लेकिन ऐसे विचार वाले संगठनों को बांग्लादेश और पाकिस्तान के उदाहरण से भी समझना चाहिए कि मजहब एक होने से सब कुछ सही नहीं हो जाता है। समुदाय की पहचान मजहब से ऊपर होती है। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि कितना रोना धोना और कितनी गरीबी है। चलिए हम आपको और थोड़ा आगे की ओर ले चलते हैं। भारत की आज़ादी के बाद नए संबंधों की शुरुआत। भारत की आज़ादी के बाद नई सरकार और नेपाल के राणाशाही के बीच 31 जुलाई 1950 को एक द्विपक्षीय संधि की गई थी। यह संधि तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और नेपाल नरेश त्रिभुवन विक्रम शाह के बीच थी। इस संधि के तहत भारत ने नेपाल के नागरिकों को वे सभी अधिकार और अवसर दिए जो भारत के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। नेपाली नागरिक भारत में केवल चुनाव नहीं लड़ सकते थे तथा वो IAS व IFS की परीक्षा नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही अधिकार हर भारतीय को नेपाल में भी मुहैया कराए गए, किंतु ना तो नेपाल सरकार ने कभी यह अवसर दिया और ना ही किसी भारतीय ने उसके लिए दावा किया। वर्ष 1950 के द्विपक्षीय संधि के अनुच्छेद 8 के तहत पूर्व में ही अपमानजनक सुगोली संधि के प्रावधानों को भी निरस्त किया गया था। इस दौरान दोनों देशों के साथ मिलकर सीमांकन करने तथा पूर्व के किसी दावे को भविष्य में नहीं दोहराने का संकल्प भी लिया गया था। बाद में 1975 में नेपाल ने अपना नक्शा जारी किया था, जिस पर लिम्पिया धुरा की 335 वर्ग किलोमीटर भूमि को नेपाली भूभाग में दर्शाया गया था। इसके बाद 26 वर्षों समयावधि में दोनों देशों ने अपनी 1850 किलोमीटर लंबी और खुली सीमा के 98% हिस्से के रेखांकन का कार्य पूरा कर लिया। किंतु पिछले वर्ष भारत सरकार द्वारा नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कश्मीर और लद्दाख के नक्शे को नए सिरे से प्रकाशित करने के बाद से यह हो हल्ला प्रारंभ हो गया है। अगर यह इलाका विवादित होता तो ना ही 1954 के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन व्यापार होता और ना ही 1962 से यहाँ इंडो तिब्बत फोर्स तैनात होती। चीन ने भी 2015 के पूर्व यहाँ कभी नेपाल को एक पक्ष नहीं माना है, तो ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ। चलिए आगे हम आपको बताते हैं नेपाल का यह कैसा राष्ट्रवाद है। अब जब नेपाल की सरकार इस मसले को हवा दे रही है, तब यहाँ पहाड़ों में राष्ट्रवाद उफान पर है। सभी राजनीतिक विचारों व समुदाय के लोग एक मत होकर भारत को सबक सिखाने के मूड में है। दरअसल यहाँ के पहाड़ों का राष्ट्रवाद अजीब है। इस राष्ट्रवाद में जहाँ भारत नेपाल के लिए डेविल यानी शैतान है, तो वहीं चीन दयावान है। भारत को विस्तारवादी कहने वाली नेपाली सरकार और जनमानस को ऐतिहासिक रूप से कायम भारत नेपाल संबंधों और भारत की अब तक की तमाम गतिविधियों को ध्यान में रखना चाहिए। आज के नेपाल को अपने सर्वमान्य नेता BP कोइराला, गणेश मान सिंह और मनमोहन अधिकारी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। बने रहे चैनल पर, अभी हम बताएंगे और भी बहुत कुछ और दिखाएंगे आपको और भी बहुत कुछ। नेपाल भले ही सांड की तरह अड़ा हुआ हो, लेकिन आप देख रहे हैं हमारे ही गुप्त कैमरा से इनकी तस्वीरें, आपको जगह जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम उसकी शक्ल को नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए उसके शक्ल पर बैनर लगा देकर उसके मुंह को छुपा रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हमेशा नेपालियों का इज्जत करते हैं। यहाँ हर 2 घर के बाद तीसरा घर में आपको शराब और दारू मस्त मिलेगा।
यहाँ आपको हर चौक पे लगभग इस तरह से मिल जाएगा। 100 रुपीज़ इज इनफ। खूबसूरत नज़ारों की यहाँ कमी नहीं है, बस देखते रहिए, देखते चलिए। नेपाल में चलने वाले मुख्य बिजनेस जो कि गुप्त कैमरा से लिया गया है तस्वीर, हिडन कैमरा से लिया गया तस्वीर।
अदरवाइज कैमरा ही छीन लेता।